नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह हमारी कर्तव्य सीरीज है और यह कर्तव्य सीरीज की तीसरी वीडियो है। तो इसमें जो कर्तव्य सीरीज है तो इसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसमें उत्तराखंड हिंदी सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो पढ़े वही जो एग्जाम के लिए है सही, यानी इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उन्हीं पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से स्वर संधि के भेद हैं। तो स्वर संधि के भेद कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि और अंतिम है सभी। तो निम्न में से स्वर संधि क्या होती है? जिसमें दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को यहाँ पर, या जो नया शब्द बनता है संधि के माध्यम से बनता है, संधि कहलाती है जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर स्वर यानी जब दो स्वरों का मेल होता है, तो यानी जो वर्ण मिल रहे हैं स्वर ही होंगे। जैसे ओ प्लस ओ, तो ये क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर बन जाता है आ। तो इस प्रकार यहाँ पर ये स्वर संधि है। और स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर 5 मुख्य प्रकार होते हैं, जिनमें दीर्घ, गुण और यण संधि, ये तीनों क्या है? स्वर संधि के भेद हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, घा सभी हो जाएंगे। तो संधि वर्णों का मेल है, ये आपको ध्यान रखना है। और संधि के द्वारा मिले वर्णों को मूल अवस्था में लाने को यहाँ पर संधि विच्छेद कहा जाता है। तो संधि के द्वारा वर्णों को पुनः उसी अवस्था में, यानी जैसे वो पहले थे उसी अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहा जाता है। वर्णों के आधार पर संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 प्रकार की संधियां होती हैं मुख्यतः। और जब हम स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि को अलग अलग देखते हैं तो स्वर संधि के संदर्भ में यह 5 प्रकार की होती है। तो इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि है। तो 5 प्रकार की यहाँ पर स्वर संधि देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सतेंद्र में कौन सी संधि है? तो सतेंद्र में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा अयाद संधि और अंतिम है यण संधि। तो सतेंद्र की बात करें तो इसमें स्वर संधि है और इसका सही उत्तर है गुण संधि। तो गुण संधि में यहाँ पर ओ धन ई क्या बनता है? ए बन जाता है। और इसमें ए और ओ आते हैं, तो जिसमें ये वर्ण आते हैं तो यह गुण संधि कहलाती है। और सत्य धन इंद्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर सतेंद्र हो जाएगा। तो यह क्या है? लास्ट में ओ आ रहा है और प्रारंभ में ई आ रहा है इंद्र में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सतेंद्र हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी खा हो जाएगा गुण संधि। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ण के आधार पर संधि के भेद होते हैं। तो वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? ये हमने अभी पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मुख्यतः यहाँ पर वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाण शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या सभी? तो यहाँ पर जो प्रमाण शब्द है तो इसमें प्रमाण, प्राधन, मान, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों क्या है? व्यंजन है। तो ये क्या हो जाएगा? खा सही आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। तो प्राधन मान क्या होता है? प्राधन मान प्रमाण हो जाता है। इसमें ना संबंधी एक नियम होता है, व्यंजन संधि के प्रकार में है। री, रा, शा के बाद अगर क्या आता है? नो आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ना का अणा हो जाता है। जैसे यहाँ पर री धन ना क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। तो यानी जो ना है तो वह अणा में बदल जाता है। तो ये ना संबंधी कुछ नियम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास के किस भेद में प्रथम पद की प्रधानता व उपसर्ग से बने शब्दों की बहुलता होती है? तो समास का वह कौन सा भेद है जिसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। प्रथम पद और उत्तर पद होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम पद है उसकी प्रधानता होती है, साथ में उपसर्ग से बने जो शब्द होते हैं उनकी बहुलता होती है। पहला ऑप्शन तत्पुरुष, दूसरा अव्ययीभाव समास, तीसरा कर्मधारय और अंतिम है द्विगु समास। तो यहाँ पर कौन सा समास है? तो यह हो जाएगा ख अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर। तो इससे पहले हमने संधि पढ़ा। तो संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है।
और लेकिन जब समास की बात करें तो समास में शब्दों का मेल होता है। तो शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए व सार्थक शब्द क्या होते हैं, समास कहलाते हैं। और समासों की बात करें तो 6 प्रकार के मुख्यतः समास होते हैं। और जो अव्ययीभाव समास होता है इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी यानी खा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास दूसरा समास जिसमें उत्तर पद प्रदान होता है और इसमें कारक चिन्ह लोप हो जाते हैं, यानी का की के जो होता है, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो यहाँ पर जब समास राजा का पुत्र, तो यहाँ पर क्या होता है, राजपुत्र हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, कारक चिन्ह, यानी जो का है तो ये कारक चिन्ह लोप हो जाते हैं। इसके बाद है कर्मधारय। उत्तर पद, इसमें सेकंड जो पद होता है उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो कर्मधारय में इसका उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण विशेष्य का इसमें संबंध होता है शब्दों के बीच। इसके बाद है द्विगु। द्विगु की बात करें तो इसमें प्रथम जो पद होता है वह संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा, तो यानी 4 राहों वाला। तो यानी जो प्रथम पद है वह क्या होगा, संख्यावाचक होगा। उसके बाद द्वंद्व, दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और का यहाँ पर प्रयोग होता है, जैसे रात दिन, तो इसमें क्या आ जाएगा, और आ जाएगा रात और दिन, या इसमें मुख्यतः यहाँ पर जो डैश होता है तो उसका प्रयोग होता है। इसके बाद बहुब्री। तो बहुब्री दोनों पद इसमें अप्रधान होते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत होता है, यानी दोनों पद क्या होंगे, अप्रधान होंगे, लेकिन जो तीसरा पद है उसकी ओर संकेत करता है, तीसरा पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। तो यह बहुब्री समास के अंतर्गत आता है। बाकी समास के बारे में डिटेल में वीडियो यहाँ पर जो हमारी हिंदी सीरीज है तो उसमें जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, या उत्तराखंड के हैं, कि निम्न में से कौन सा चंदकालीन कर लेखकों से लिया जाता है। जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें चंद वंश आता है, सोमचंद से लेकर महेंद्र चंद तक हम जो चंद शासक हैं उनके बारे में जानते हैं। और यहाँ पर चंद काल में हम देखते हैं कि प्राचीन जो राजाओं का काल रहता है मुख्यतः, या ब्रिटिश काल, या जो अन्य जितने भी महत्वपूर्ण हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो लगातार यहाँ पर जो शासक थे उनके द्वारा जनता से कर लिया जाता था, विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, जबरन लगाए जाते थे। तो यहाँ पर चंदकालीन कुछ प्रमुख कर हैं, तो इनमें आपको बताना है कि लेखकों से लिया जाने वाला कर कौन सा था। तो पहला मांगा कर, दूसरा बै कर, तीसरा साहू और अंतिम है भात कर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि चंद काल में लेखकों से लिया जाने वाला कर था साहू। तो साहू यहाँ पर लेखकों से लिया जाता था, जिसे साउली भी कहा जाता था, साउली के नाम से भी जाना जाता था। और बाकी जो अन्य कर हैं, तो मांगा कर की बात करें तो युद्ध के समय लिया जाने वाला, मांगा कर यानी मांगना, तो युद्ध के समय लिया जाता था जनता से कि युद्ध करना है, कि आप क्या करो, कर दो, टैक्स दो। तो यहाँ पर मांगा कर लगाया जाता था। वैकर अनाज के रूप में दिया जाता था जनता के द्वारा। और साहू यहाँ पर लेखकों पर लगने वाला कर था, जिसे साउली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बड़े उत्सवों पर भात पर भी कर लगाया जाता है, यानी जो भात बनाया जाता था उस पर भी यहाँ पर राज्य के द्वारा या शासक के द्वारा टैक्स लगाया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल के 52 गढ़ों में प्रसिद्ध उप्पूगढ़ किस जिले में स्थित है। तो ये गढ़ उत्तराखंड के इतिहास में आपने पंवार वंश पढ़ा होगा, तो जिसमें यहाँ पर अजयपाल नामक शासक का वर्णन आता है। तो ये अजयपाल से संबंधित है कि गढ़वाल में जो 52 गढ़ हैं तो उसमें प्रसिद्ध उप्पूगढ़, टिहरी, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर है टिहरी जिला। तो टिहरी जिले में ही उप्पूगढ़ स्थित था, जिसके प्रमुख गढ़पति रहते हैं कप्पू चौहान। और कप्पू चौहान की आपने कहानी सुनी होगी, उनका 52 गढ़ों में से एक गढ़ रहता है। और जो प्रमुख शासक रहते हैं गढ़वाल के अजयपाल, तो उनके द्वारा उन पर आक्रमण किया जाता है। और लगातार जब आक्रमण होता है, उनके बीच युद्ध होता है, तो अंत में यहाँ पर अजयपाल के द्वारा उनसे प्रभावित होकर उनको यहाँ पर वीर शब्द की संज्ञा दी जाती है। काफ़ी लंबी कहानी और इंटरेस्टिंग भी है, तो यहाँ पर आप जरूर इसके बारे में पढ़ लेना। तो यहाँ पर उप्पूगढ़ के गढ़पति रहते हैं कप्पू चौहान, जो कि टिहरी जिले में स्थित था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्वालदम युद्ध 1581। तो ये पंवार जो इतिहास है उससे संबंधित है। गढ़वाल का अशोक, अजयपाल। तीसरा केशवराव मठ स्थापना,
तो ये हो जाएगा श्यामसा। और अंतिम है महाप्रचंड भुजदंड। तो यहाँ पर ग्वालदम के युद्ध की बात करें, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच होता है और 1581 के आसपास इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा हम शिव प्रसाद डबराल यानी चारण की बात करें तो वो 1590 मानते हैं, लेकिन वह अलग है। मुख्यतः यहाँ पर अधिकतर इतिहासकार 1581 स्वीकार करते हैं, तो इसको ग्वालदम के युद्ध को मुख्यतः 1581 ही माना जाता है। इसके बाद गढ़वाल के अशोक की बात करें तो गढ़वाल का अशोक यहाँ पर अजयपाल को कहा जाता है। और गढ़वाल का अशोक कहने का कारण, अजयपाल जो शासक रहते हैं तो उनका भी जो अशोक की तरह जैसे कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन होता है, तो इससे पहले हमने जो अभी उप्पूगढ़ के बारे में जाना, तो इसी प्रकार यहाँ पर अजयपाल के द्वारा जब उप्पूगढ़ पर आक्रमण करते हैं और अंत में जो वहाँ के शासक रहते हैं काफू चौहान उनको परास्त करते हैं, जब वह सारा जो दृश्य देखते हैं कि यहाँ पर इतनी जो मासूम जनता रहती है वह उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके अलावा यहाँ पर इतनी जान माल की हानि होती है, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो धार्मिक कार्यों में लग जाते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर इनको गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। इसके बाद केशवराय मठ की स्थापना की बात करें तो यह 1625 ईस्वी में स्थापित किया जाता है, लेकिन इसकी स्थापना श्यामसा के काल में जरूर होती है, लेकिन महिपति शाह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, केशवराय मठ स्थापना तो ये महिपत शाह ने की थी। और महाप्रचंड भुजदंड की बात करें तो महाप्रचंड भुजदंड यहाँ पर महिपत शाह को माना जाता है। और यह जो महाप्रचंड भुजदंड है तो यह मोलाराम ने अपने ग्रंथ में इनको कहा है, महिपत शाह का वर्णन किया है जिसमें महाप्रचंड भुजदंड इनको कहा गया है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, केशवराय मठ श्यामसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपति शाह के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था। तो पहला ऑप्शन जटाधर, दूसरा मतिराम, तीसरा शंकर गुरु और अंतिम है सुखदेव। तो फतेहपति शाह इनकी तुलना अकबर से की जाती है कि उसी प्रकार यहाँ पर जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो उसी प्रकार यहाँ पर गढ़वाल के शासक रहते हैं फतेहपति शाह, तो उनके काल में यहाँ पर उनके दरबार में नवरत्न विराजते थे। तो इसमें जटाधर, मतिराम, सुखदेव ये सभी यहाँ पर फतेहपत शाह के दरबार में निवास करते हैं, उनकी छत्रछाया में रहते हैं। लेकिन जो शंकर गुरु हैं तो इनसे पहले यहाँ पर अभी हमने श्यामसा के बारे में जाना, तो श्यामसा के काल में यहाँ पर जो शंकर गुरु रहते हैं तो उनके गुरु होते हैं श्यामसा के गुरु शंकर गुरु, और इनके द्वारा यहाँ पर वास्तु शिरोमणि नामक जो ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है उसकी रचना की जाती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर सी हो जाएगा, शंकर गुरु। इसके अलावा जटाधर की बात करें तो इनके द्वारा फतेशा कर्ण ग्रंथ लिखा गया है। मतिराम की बात करें वृत्त कौमुदी या छंदसार पिंगल इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, और वृत्त विचार सुखदेव के द्वारा। और शंकर गुरु ये श्यामसा के गुरु रहते हैं, श्यामसा के कार्यकाल में गुरु रहते हैं, और वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ इनके द्वारा लिखा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजी जनजाति से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन मुंडा भाषा, दूसरा पलायन विवाह, तीसरा बागना देवता और अंतिम है लौसर व सुरकैन। तो राजी जनजाति पिथौरागढ़ में निवास करने वाली जाति है। मूक विनिमय प्रथा राजी जनजाति में प्रचलित है। 500 कुछ कुल इनकी आबादी है। सबसे कम आबादी जो उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं तो सबसे कम आबादी राजी जनजाति की है। तो इसमें पहला मुंडा इनकी भाषा है, दूसरा पलायन विवाह इनमें देखने को मिलता है, बागनाथ इनके प्रमुख देवता हैं, तो तीनों ये सही हैं। बाकी लोहसर और सुरगन की बात करें तो यह जाड़ भोटिया द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार हैं, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जाड़ भोटिया जो कि उत्तरकाशी में निवास करते हैं और लोहसर और सुरगैन त्यौहार मनाते हैं, और मुख्यतः यह बसंत पंचमी को इनको मनाते हैं। तो यहाँ पर जाड़ भोटिया से संबंधित है, न कि ये राजी जनजाति से, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घाटी चमोली में नहीं है। तो इसमें सोल, निजमुला, हापला और अंतिम है गुलर घाटी। तो इसका सही आंसर है गुलर घाटी। तो गुलर घाटी की बात करें तो गुलर घाटी यहाँ पर टिहरी जिले में भी स्थित है और देहरादून में भी। तो यहाँ पर बाकी जो ये तीन प्रमुख घाटियाँ हैं तो ये मुख्यतः यहाँ पर चमोली जिले से संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसमें चार ऑप्शन हमारे, पहला 17 सितंबर 2014, दूसरा 3 अक्टूबर 2005, तीसरा है 13 मई 2013 और अंतिम है 30 जुलाई 2001। तो इसका सही आंसर है 30 जुलाई 2001। तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना देहरादून में की जाती है 30 जुलाई 2001 को। और राज्य जो निर्वाचन आयोग होते हैं तो मुख्यतः आपने देखे होंगे जो पंचायत चुनाव होते हैं
या राज्य के अन्य जो चुनाव होते हैं वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। तो इसकी स्थापना 30 जुलाई 2001 को की गई, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो यूके ट्रिपल एस सी है, तो 17 सितंबर 2014 को यूके ट्रिपल एस सी की स्थापना और 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग की यहाँ पर स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो टिहरी में वन विभाग की स्थापना की बात करें, 1 मई 1885, दूसरा 10 मई 1885, तीसरा 15 अगस्त 1947 और अंतिम है 22 अगस्त 1950। तो टिहरी में भी एक लंबे समय तक यहाँ पर पंवार राजवंश निवास करते हैं या पंवार वंश का शासन होता है, और ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद भी टिहरी में हम देखते हैं कि पंवार राज्य यहाँ पर शासन करता है, या पंवार जो वंशज रहते हैं। 1804 खुड़बुड़ा युद्ध के बाद जब राजा प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उनके वंशज यहाँ पर शासन करते हैं। तो टिहरी में वनों की व्यवस्था के लिए यहाँ पर वन विभाग की स्थापना की जाती है 1 मई 1885 को। तो इसका सही आंसर क हो जाएगा, 1 मई 1885 वन विभाग की स्थापना होती है, और इसमें 4 रेंज और 23 बीटों की स्थापना की जाती है टिहरी में। इसके बाद अब सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो इसके अंतर्गत यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसी आर्टिकल के तहत यहाँ पर 5 प्रकार के रिट जारी करने का भी अधिकार है। और इसके अलावा अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन है, जो कि हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों से। इसके अलावा 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद 32 के तहत ही जो सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके द्वारा यहाँ पर 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या संसद? तो इसका सही उत्तर है ख, यानी राष्ट्रपति। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है तो राष्ट्रपति पर निहित होती है, और राज्य के यानी हमारा जो देश के सभी जो कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में है, और संघ की कार्यपालिका शक्ति भी राष्ट्रपति में ही निहित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव या वित्त मंत्री? तो कोई भी विधेयक या धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसका अंतिम निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है, और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 97 में उल्लेख है लोकसभा अध्यक्ष का। इसके बाद अनवर-ए-सोहली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण या सूरसागर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। तो अनवर-ए-सोहली यहाँ पर पंचतंत्र का अनुवाद है। रचयिता विष्णु शर्मा, और संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र को पहला स्थान प्राप्त है, पहला स्थान माना जाता है, और 5 प्रकरणों में विभाजित संस्कृत एक सुप्रसिद्ध पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु प्रयुक्त की गई? तो वह सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो इसका सही आंसर है सी, यानी तांबा। तो तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग मानव के द्वारा किया गया था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग मनुष्य ने लगभग 10,000 वर्ष पहले किया था। उसके बाद तांबे के बाद यहाँ पर लोहे की खोज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल नामक दुर्घटना घटित हुई? तो यह इतिहास से संबंधित है। अली वर्दी, मीर जाफर, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला के काल में यहाँ पर ब्लैक होल दुर्घटना घटित होती है, और उसके बाद हमें प्लासी का युद्ध भी देखने को मिलता है। ब्लैक होल दुर्घटना क्या है कि एक साथ एक छोटे से कमरे में बहुत सारे यहाँ पर जो अंग्रेज थे उनको यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, जिसमें अधिकतम लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसको यहाँ पर ब्लैक होल दुर्घटना के नाम से जाना जाता है, और यह बंगाल की घटना है, जो कि 20 जून
1956 में घटित हुई थी। तो इसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया जाता है और एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें से केवल 23 लोग ही जीवित बच पाए थे। तो छोटा सा कमरा था, उसमें इतने सारे लोग आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 23 लोग बच पाते हैं, बाकी यहाँ पर अधिकतर जो अंग्रेज रहते हैं वह उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जीवित रहने वाला अंग्रेज हॉलवेल भी उनमें से एक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? तो यह गंगा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? तो इसका सही आंसर है डी, कावेरी। तो कावेरी पर बना है शिव समुद्रम। यह जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 में की गई थी और यह कर्नाटक राज्य के चामराजनगर के जिले में स्थित है। तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और 1902 में इसकी स्थापना होती है और यह जल विद्युत जो ग्रह है तो एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है और शिव समुद्रम योजना या कावेरी नदी पर बनी हुई है। इसके बाद पश्चिमी घाट है, पर्वत, पठार, पठारों की ढलान और पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर सी, पठारों की ढलान है। तो इस सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में इनको जाना जाता है और इस श्रेणी में महाराष्ट्र में सह्याद्री, केरल में सहना पर्वत कहा जाता है। और इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो गुजरात राज्य से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होते हुए केरल तक है। तो इसका जो विस्तार है गुजरात से लेकर केरल राज्य तक इसका विस्तार है, फैला हुआ है। इसके बाद हमारे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो जावा, बेसिक, कोबोल और पास्कल। तो इसका सही आंसर है ए यानी जावा। तो जावा उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका यहाँ पर मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल और आईबीएम। तो इसका सही आंसर है डी, आईबीएम। तो आईबीएम एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, न कि भाषा। इसके बाद है स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर, टेक्स्ट दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों यहाँ पर स्कैनर स्कैन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। इसके बाद माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइस यहाँ पर माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर फिर क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। माउस, प्रिंटर, ये दोनों, प्रिंटर और मॉनिटर दोनों आउटपुट हो जाएंगे। लेकिन इसका जो डी है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तीनों ये इनपुट डिवाइस हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है? बैंक, फुटवेयर डिजाइन, किताब छपाई या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बैंक। तो आपने देखा होगा जो चेक बने होते हैं उसके नीचे यहाँ पर लिखा होता है, तो एक नंबर लिखा होता है जो कि चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोगकर्ता यहाँ पर बैंक है। तो इसका सही आंसर बैंक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव, प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान या पीयूष गोयल? तो इसका सही आंसर सी है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव, प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं को तकनीकी रूप से समृद्ध जो भविष्य है तो उसके लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित करना है। इस शिखर सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण विषयगत सत्र शामिल थे, जिसमें भारतीय भाषा को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी के एकीकरण में विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा और शैक्षिक सामग्री के अनुवाद में इसकी भूमिका शामिल होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में तो 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हंगेरियन अमेरिकी बायोकेमिस्ट कैटालिन कारिको और अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक ड्रू विसमैन को हाल ही में कोविड-19 टीकों में इस्तेमाल किए जाने वाले संशोधित मैसेंजर RNA तकनीक विकसित करने के लिए मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी में 3 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो जर्मनी के द्वारा यहाँ पर 3 अक्टूबर को यहाँ पर जर्मनी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह मनाने का उद्देश्य है कि इसी दिन यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण किया गया था। तो इस दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि सुब्रतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा और सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित है और इसका जो 62वां संस्करण है वह सब जूनियर अंडर 14 बालक वर्ग बेंगलुरु में शुरू किया जाएगा। इतिहास में यह पहली बार है जब भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर खेली जा रही है। पहले यह दिल्ली में आयोजित की जाती थी। तो ये थे हमारे 90 यानी हमारे कर्तव्य सीरीज की तीसरी वीडियो जिसमें हमने 61 से लेकर 90 प्रश्नों पर चर्चा की। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।